हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी BSc फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट टाइटल है इसका पार्ट 2 वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। और साथियों, कल के लेक्चर में हमने पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट 50 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को वो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कवर किया था। आइए आज के इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस लेक्चर में कंडक्ट करने वाले हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिपेंड ओयूल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, पौधों की जो कैटेगरीज हैं, उसमें जो एक परिपक्व जो बीजांड होता है, ओयूल होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो परिपक्व ओयूल कहलाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के परिपक्व ओयूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कि इसे एम्ब्रियो कहते हैं, बी ऑप्शन आपका पॉलन कहते हैं इसे, सी ऑप्शन आपका सीड के नाम से जाना जाता है, या डी ऑप्शन ओवरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, लगभग मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेक्चर्स को या कह सकते हैं कि अपने सिलेबस को अभी ध्यान से पढ़ रहे होंगे, उनको मालूम होगा, चूँकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जो एक परिपक्व जो बीजांड होता है उसे हम सीड के रूप में जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सीड के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी एक परिपक्व ओयूल को सीड कहा जाता है। मतलब ओयूल जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है सीड में। तो जब ओयूल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, रेपेंड हो जाता है, तब वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइज ओयूल फ्राम विच अ न्यू प्लांट इमर्स। यानी जो एक फर्टिलाइज ओयूल होता है जिससे कि एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो वो नया पौधा जो है किससे उत्पन्न होता है? तो मतलब वो उस पॉइंट्स को पूछ रहा है, उस बिंदु को पूछ रहा है, मतलब किसके द्वारा, यानी एक जो फर्टिलाइज ओयूल है, एक जो निषेचित जो बीजांड है, निषेचित बीजांड के किस भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है? ऑप्शन देखते हैं कि एम्ब्रियो के द्वारा होता है, बी ऑप्शन पॉलन के द्वारा होता है, सी ऑप्शन सीड के द्वारा होता है, या डी ऑप्शन आपका ओवरी के द्वारा होता है। तो साथियों, उसमें ऑप्शन नंबर आपका जो ए है एम्ब्रियो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूण से ही नए पौधे का निर्माण होता है। डिटेल में आपको हम बताएंगे कि एम्ब्रियो के किस पार्ट से शूट का निर्माण होता है और एम्ब्रियो के किस पार्ट से आपका रूट का निर्माण होता है, इसको भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए जो था वो करेक्ट ऑप्शन था, और पहले वाले क्वेश्चंस में हमारा जो ऑप्शन नंबर आपका सी था वो करेक्ट था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ग्लाइसिन मैक्स इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मुझे लगता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये सीसेम का वैज्ञानिक नाम है, या सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है, या मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है, या चिकपी का वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों, जो ग्लाइसिन मैक्स है ये आपका सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है, सबको पता होगा, ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम है। तो ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं, पहला है हेलेंथस एन्नस है इसका वैज्ञानिक नाम, बी ऑप्शन आपका एरिचिस हाइपोजिया है, सी ऑप्शन आपका गॉसिपियम हिरसुटम, या डी ऑप्शन आपका लाइनम यूसिटेट्सम। साथियों, जो लाइनम यूसिटेट्सम ये आपका सीसीएम का है वैज्ञानिक नाम, और गॉसिपियम हिरसुटम ये आपका कॉटन का है, और हेलेंथस एन्नस ये आपका है आपका सनफ्लावर का, और एरिचिस हाइपोजिया ये आपका जो बचा है ये आपका ग्राउंड नट का है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एरिचिस हाइपोजिया ये आपका ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, इन मोनोकाट्स यानी जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, तो इन मोनोकाट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द रूट इज कॉल्ड। जो रूट होती है, रूट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवर या लेयर बन जाती है मोनोकाट्स में, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं कोलेप्टाइल कहते हैं, बी ऑप्शन कोलोराइजा कहते हैं, सी ऑप्शन एपिकोटिल कहते हैं, या डी ऑप्शन हाइपोकोटिल कहते हैं। तो साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मोनोकाट्स में, उसे कोलोराइजा के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, 1 मिनट देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, कि ड्राई मतलब जो शुष्क होते हैं, एंड इंडेहिसेंट का मतलब यानी जो स्फुटित नहीं होते हैं, जो जिनका स्फुटन नहीं होता है, जो फटते नहीं कह सकते हैं। तो ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट्स,
तो इस प्रकार के फल जो शुष्क होते हैं और आस्फुटनशील होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम वन कार्पल इज कॉल्ड। तो इस प्रकार के फल कह रहा है कि उस प्रकार के फल जो शुष्क होते हैं और साथ साथ आस्फुटनशील होते हैं, मतलब जो स्फुटित नहीं होते हैं, जिनका निर्माण एक कार्पल से होता है, मतलब एक अंडक से होता है, ऐसे फलों को कहते हैं। तो इस प्रकार के फल को क्या कहा जाता है? मोनोकार्पुलरी जो होते हैं, जो ड्राई होते हैं, इंडेसेंट होते हैं, इस प्रकार के फल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मिलेट कहते हैं उसे, बी ऑप्शन आपका सीरियल कहते हैं, सी ऑप्शन लेग्यूम बोलते हैं, या डी ऑप्शन आपका ग्रेन कहते हैं। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। मोनोकार्पुलरी टाइप की जो कंडीशन पाई जाती है, जिसमें ड्राई और इंडेसेंट फ्रूट्स डेवलप होते हैं, वो सीरियल्स में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में इस प्रकार के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 7th मे आर मे नॉट बी कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन है जो जर्मिनेट हो सकता है या जर्मिनेट नहीं भी हो सकता है, जिसमें जर्मिनेशन और जर्मिनेशन की क्षमता होती है, या बिना जर्मिनेट होकर भी रह सकता है। मतलब जर्मिनेट भी हो सकता है और जर्मिनेट नहीं भी हो सकता है। तो इसमें इन ऑप्शंस में कौन ऐसा जो है जिसके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका मिलेट जो है जर्मिनेट हो सकता है या जर्मिनेट नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है आपका सीड, सी ऑप्शन है लेग्यूम, या डी ऑप्शन आपका ग्रेन। तो सीड तो हमेशा जर्मिनेट होगा ही, तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। लेग्यूम और मिलेट ये आपके फ्रूट्स के टाइप हैं, ठीक है। और आपका जो है ये डी ऑप्शन मिलेट, तो उसको कहते हैं उसको जो कोर्स जो ग्रेन होते हैं उनको कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका ग्रेन, तो डी ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। जो ग्रेन होता है, ग्रेन के अंदर कैपेसिटी होती है, वो जर्मिनेट भी हो सकते हैं। तो ग्रेन और सीड में क्या डिफरेंस है? तो एक बड़ा जो टॉपिक है और काफ़ी फेमस टॉपिक है, तो इस बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ लेना चाहिए कि ग्रेन और सीड में मेजरली क्या डिफरेंस होता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है वो जेनेटिक प्योरिटी का होता है। तो जो ग्रेन होते हैं वो इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट हो सकते हैं या जर्मिनेट नहीं भी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 8 इसको ऑप्शन में बनना है, प्रोवाइड अबाउट हाफ ऑफ द एनर्जी कंज्यूम बाय ह्यूमंस। तो कह रहे हैं कि इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे जो है जो आधी आबादी होती है इसको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए है कि सीरियल को खाने के बाद जो है जो ह्यूमन की आधी आबादी होती है उसे एनर्जी मिलती है, लेग्यूम्स को, नट्स को, या नॉन ऑफ दीज इनमें से किसी को नहीं। तो साथियों सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम किए जाने वाला जो क्रॉप्स है वो सीरियल्स ही होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, फ्रूट ऑफ टू फ्यूज्ड कार्पल इज़ नोन एज। तो कार्पल आपको सबको पता होना चाहिए। कार्पल मीन्स यानी जो ओवरी होती है उसके लिए टर्म यूज करते हैं कार्पल। तो कार्पल जब दो कार्पल फ्यूज होकर के फ्रूट्स यानी फल का निर्माण करते हैं, यानी बाई कार्पलरी से मोनोकार्पुलरी बन जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो ये इस प्रकार की कंडीशन आपका क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलती है, और स्पेशली आपका जो है मस्टर्ड में देखने को मिलती है। तो मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है उसे कहते हैं सिल्क हुआ। तो ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं फ्रूट ऑफ टू फ्यूज्ड कार्पल इज़ नोन एज, मतलब जब दो कार्पल्स जुड़ करके एक कार्पल्स बनाते हैं, दो कार्पल्स के जुड़ने से एक कार्पल बनता है, यानी दो कार्पल्स फ्यूज हो जाते हैं और उससे फ्रूट्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है सिलिकुआ टाइप में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड ओयूल इज़ कॉल्ड। तो जो ओवरी और ओयूल जहाँ से जुड़े होते हैं उसे, उस पॉइंट को, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे सीड ओयूल कहते हैं, उसे फनिकल कहते हैं, उसे पेनिकल कहते हैं, या उसे पेडिसल कहते हैं। साथियों ये आपका पेनिकल और पेडिसल ये तो होंगे नहीं, ठीक है। और सीड ओयूल और फनिकल, सीड ओयूल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओयूल और ओवरी का कनेक्शन पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि जो ओवरी और ओयूल जहाँ से जुड़े होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फनिकल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्क्वायर ऑन सीड कोट। जो सीड कोट होता है वहाँ पर एक स्क्वायर होता है। अगर आपने सीड को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर एक स्क्वायर देखने को मिलता है, एक हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है। तो वो जो है किसको प्रेजेंट करता है? स्क्वायर ऑन सीड कोट इज़, जो स्क्वायर होता है वो किसको प्रेजेंट करता है, या स्क्वायर किसकी वजह से बनता है? तो स्क्वायर बनने का कारण क्या है? तो साथियों वो हाइलम की वजह से बन जाता है, या वो हाइलम होता है वो स्क्वायर वाला पॉइंट, या वो होता है आपका माइक्रोस्पोर होता है, या ओयूल होता है
सिलिक हुआ होता है, तो सिलिक हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन ही गलत है। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथ ही उसमें जो पहला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है हाइलम। हाइलम प्रेजेंट करता है स्क्वायर को, जो सीड पे जो एक स्क्वायर होता है, जो एक निशान होता है, वो हाइलम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12। कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए ऑफ सीड स्पेसिफिक पैथोजेंस इज डिटरमाइंड बाई। तो डीएनए का जो कंसंट्रेशन होता है वो सीड में किसी स्पेसिफिक पैथोजेंस को डिटरमाइंड किया जाता है। किस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए ऑफ सीड स्पेसिफिक पैथोजेंस इज डिटरमाइंड। तो डीएनए के द्वारा जो है, डीएनए के कंसंट्रेशन के द्वारा जब हम किसी सीड में स्पेसिफिक पैथोजेंस को डिटरमाइन करते हैं, तो वो डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? किसी पैथोजेंस को डिटरमाइन किया जाता है डीएनए के कंसंट्रेशन के द्वारा किसी सीड में। तो वो किस मेथड से द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका नैनो ड्रॉप्स के द्वारा किया जाता है डीएनए कंसंट्रेशन के द्वारा पैथोजेंस का को डिटर्मिनेशन, या आपका रियल टाइम पीसीआर के द्वारा किया जाता है, या पीएच मीटर के द्वारा किया जाता है, एगारोज जेल के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नैनो ड्रॉप्स के द्वारा जो करते हैं। नैनो ड्रॉप्स के द्वारा हम डीएनए की कंसंट्रेशन के द्वारा जो है किसी भी सीड में स्पेसिफिक पैथोजेंस को डिटरमाइन कर पाते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नैनो ड्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया, किसके द्वारा खोजा गया? तो ऑप्शन है आपका कैरी मुलिस, ओलिवर स्मिथेसिस, या एम.ए. टिलियस, या फिर आपका आर्नोल्ड ऑर्नल बैकमैन। तो साथ ही इसमें ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, कैरी मुलिस जो है पीसीआर को इन्होंने खोजा था। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14। विच इज सीरोलॉजिकल मेथड ऑफ टेस्टिंग या कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ वायरसेस इन द सीड इज। इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जो है चिकित्सीय जो है तरीका है या मेथड है या टेस्टिंग है जिसके द्वारा वायरसेस की उपस्थिति का पता चलता है सीड में, कि बीज में कोई वायरस है, कोई विषाणु है, तो हम किस मेथड के द्वारा, किस शल्य चिकित्सीय माध्यम से जो है हम जान सकते हैं। तो साथियों ऑप्शन है कि पीसीआर के द्वारा हम जान पाएंगे कि सीड में वायरस है, कि एलिसा टेस्ट के द्वारा जान पाएंगे कि सीड में वायरस है, या फिर आपका इन्फेक्टिविटी एसे के द्वारा जान पाएंगे, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट। तो साथियों जैसे सबको पता है कि जो एलिसा टेस्ट है ये वायरसेस के टेस्ट का एक तरीका है, एक मेथड है। तो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलिसा टेस्ट के द्वारा हम जान पाएंगे कि किसी सीड में वायरस की प्रेजेंस है, वायरस को हम कन्फर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 15। इन सीड फॉर्मेशन, यानी जब बीज का निर्माण होता है तो इन सीड फॉर्मेशन द इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो इंटीग्यूमेंट्स जैसे आपको पता हो ओयूल में दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स होता है उससे टेस्टा का फॉर्मेशन होता है, और जो इनर वाला होता है वो टेगमेन को बनाता है। तो वही पूछ रहा है कि इन सीड फॉर्मेशन द इनर इंटीग्यूमेंट्स, इनर मीन्स आपका टेगमेन बनेगा। रिमेन्स थिन एंड डेवलप इनटू, कह रहा है कि वो पतला रह जाता है और वो डेवलप हो जाता है, किसमें में डेवलप हो जाता है? तो साथियों अभी हमने जैसे बताया कि वो टेगमेन में डेवलप हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेस्टा बनेगा आउटर इंटीग्यूमेंट से और इनर इंटीग्यूमेंट से बनेगा आपका टेगमेन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 16। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू चेक वैराइटल प्योरिटी। इनमें से कौन सा जो है मेथड है जिससे हम किसी भी वैरायटी की शुद्धता को जांचते हैं? तो साथियों जर्मिनेशन टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है, या ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा, या वाइबिलिटी टेस्ट के द्वारा, या वेगर टेस्ट के द्वारा। तो साथियों जो वैराइटल प्योरिटी की बात करें तो वैराइटल प्योरिटी को हम ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा जांचते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैराइटल प्योरिटी की बात करें तो वैराइटल प्योरिटी को हम चेक करते हैं ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन इज। तो सीड और ग्रेन में जो मेजर डिफरेंस होता है, जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है? वो सीड की क्वालिटी का डिफरेंस होता है, या फिर वो सीड की प्रोसेसिंग का डिफरेंस होता है, जेनेटिक प्योरिटी का डिफरेंस होता है, या सीड कोड का डिफरेंस होता है? सीड और ग्रेन में डिफरेंस किस फैक्टर की वजह से होता है, मतलब ये कौन सा कारक है जो सीड और ग्रेन में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है? तो साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी सीड और ग्रेन में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। आनुवांशिक जो शुद्धता होती है वो सीड और ग्रेन का एक मेजर डिफरेंस है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब साथियों अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी ध्यान से आप देखिए और आसानी से इन सब क्वेश्चंस को कंडक्ट करते चलिए।
तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला वन लाइनर है, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी के फादर के रूप में कंसिडर किए जाते हैं कौन वैज्ञानिक हैं? तो साथियों, नोबे को फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के रूप में कंसिडर किया जाता है। नोबे का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड वन लाइनर। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज इनिशिएटेड इन 1961 एंड इट्स स्टार्टेड फंक्शनिंग इन। तो नेशनल जो सीड कॉर्पोरेशन है इसको इनिशिएट किया गया था, इसको शुरुआत करने का प्रयास किया गया था, इस पर काम करने का प्रयास किया गया था, या इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में। लेकिन वास्तव में इसने काम करना प्रारंभ किया, कब से काम करना प्रारंभ किया है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन? तो 1963 जुलाई 1963 से इसने काम करना स्टार्ट किया। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इनिशिएट हुआ था 1961 में, की शुरुआत हुई थी 61 में, लेकिन वास्तविक रूप से इसने काम करना शुरू किया 1963 से, मतलब 2 साल बाद, जुलाई 1963 में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। द इंडियन सीड एक्ट वाज इनेक्टेड इन। जो भारतीय जो बीज नियम है, इंडियन सीड एक्ट है, वो कब लागू हुआ था? तो साथियों, वो लागू हुआ था 29 दिसंबर 1966, 29 दिसंबर 1966, 29 दिसंबर 1966 को भारतीय सीड एक्ट जो है लागू हुआ था, इनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सीड रूल के बारे में। तो बीज नियम जो है आपका, सीड रूल जो है, सीड रूल कब आया था? तो साथियों, जो सीड रूल था ये 1961 में आया था। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। सीड रूल कम इनटू फोर्स। तो जो सीड रूल था वो कब फोर्स हुआ? मतलब सीड रूल को लाया गया था 1968 में, लेकिन वास्तव में जो कह सकते हैं कि जब इनेक्ट हुआ, लागू हुआ, तो वो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट यानी जो आपका जो पेटेंट कराते हैं, तो उसके लिए जो पेटेंट एक्ट आया था, तो वो कब आया था? भारतीय जो पेटेंट नियम था वो कब आया था? तो 1970 में आया था। पेटेंट एक्ट 1970 सबको पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन याद होना चाहिए सबको। 1970 में जो पेटेंट एक्ट है 1970 में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, द इंडियन सीड एक्ट वाज अमेंडेड ऑन। जो इंडियन सीड एक्ट था इसमें सुधार किया गया था, इसको अमेंड किया गया था। तो कब इसमें सुधार हुआ था? तो साथियों जो है इसमें जो सुधार हुआ था इंडियन सीड एक्ट में सुधार किया गया था सितंबर 9, 1972। तो 9 सितंबर 1972 में इसमें अमेंड किया गया था, इसमें सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो हम वन लाइनर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। नेशनल सीड प्रोजेक्ट यानी NSP इस्टेब्लिश इन। नेशनल सीड प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1976 में, 1976 में NSP को इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल सीड प्रोजेक्ट को 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, सीड कंट्रोल ऑर्डर। सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है ये कब आया था? सीड कंट्रोल ऑर्डर ये 1983 में, 1983 में सीड कंट्रोल ऑर्डर आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेशनल सीड पॉलिसी। नेशनल सीड पॉलिसी जो भारतीय बीज जो नियम है, नेशनल सीड पॉलिसी, ये कब इम्पैक्ट हुआ था? ये कब इनेक्ट किया गया था? ये कब लागू हुआ था, या कह सकते हैं ये कब आया था? भारतीय बीज जो नियम है, पॉलिसी है, ये 2002 में जो है लागू हुआ था, या 2002 में ये आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स इन। तो जो भारतीय जो बीज निगम है, भारतीय बीज निगम का जो मुख्यालय है, या कह सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो साथियों वो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। कल के लेक्चर में भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन कल के लेक्चर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड बैंक स्कीम। तो सीड बैंक स्कीम जो है ये कब आई थी? तो साथियों ये आई थी 2000 में। द सीड बिल्स कब आया था? तो ये 2004 में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल सीड प्लान। तो नेशनल सीड प्लान का जो है निर्माण हुआ था, इसको फार्मुलेट किया गया था 2005 में। नेशनल सीड प्लान 2005 में फार्मुलेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया, मतलब भारत में सीड सर्टिफिकेशन इज़ वॉलेंट्री बट लेवलिंग इज। कह रहे हैं कि इंडिया में जो सीड सर्टिफिकेशन है ये स्वैच्छिक है, अगर आप चाहें तो सीड सर्टिफिकेशन कराएं या ना कराएं, लेकिन लेवलिंग जो है, जो लेवल किया जाता है, बट लेवलिंग इज़ कंपलसरी, लेकिन जो लेवलिंग होता है ये अनिवार्य है।
तो सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा है कराइए ना कराइए, लेकिन जो लेवलिंग है, लेवलिंग ये जो आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, ब्रीडर सीड टैग कलर, यानी जो ब्रीडर सीड होता है इसका टैग कलर क्या होता है? तो साथ में ये होता है गोल्डन ब्राउन कलर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17, फाउंडेशन सीड टैग कलर, जो फाउंडेशन सीड होता है इसका टैग कलर क्या होता है? तो फाउंडेशन सीड का जो कलर होता है ये वाइट होता है, सबको मालूम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, रजिस्टर्ड सीड टैग कलर, जो रजिस्टर्ड सीड होता है टैग का कलर ये किस कलर का होता है? तो ये होता है साथियों पर्पल कलर का। और अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये क्वेश्चन से रिपीटेड है कल के, तो कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो अगर आप इसको आज एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सर्टिफाइड सीड टैग कलर, जो सर्टिफाइड सीड होता है इसका टैग कलर क्या होता है? तो साथियों ये होता है ब्लू कलर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज मैक्सिमम इन, यानी जो कटाई सूचकांक होता है वो किस क्रॉप का सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है कैरेट का, गाजर का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 21, सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर ए, जो सीड सैंपल का सर्टिफिकेट कलर होता है वो किस कलर का होता है? तो साथियों ये होता है ब्लू कलर का। और ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीड लॉट, यानी सीड की जो लॉट होती है, सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर एज, तो सीड लॉट जो सर्टिफिकेट होता है इसका कलर क्या होता है? तो साथियों इसका कलर होता है ऑरेंज या ग्रीन, ऑरेंज या ग्रीन इसका कलर होता है सीड लॉट का। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 23, द इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड लॉट, यानी जो सीड लॉट होता है इसका इम्प्योरिटी परसेंटेज क्या कहलाता है? तो इसे डॉकेज कहते हैं। कल के लेक्चर का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का वो ये है कि टाइप ऑफ सीड फॉर विच सीड सर्टिफिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी, तो किस प्रकार के सीड में सीड का सर्टिफिकेशन आवश्यक नहीं है? तो वो है साथियों ब्रीडर सीड। तो ये था हमारा आज का सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 लेक्चर कैसा लगा अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए। जय हिंद, जय